Hello students, welcome to online classes of Amir Maharaja PG College। हम यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मैन ग्रुप एलिमेंट एंड कंपाउंड्स के टॉपिक्स हैं उन पे डिस्कशन कर रहे थे। उनमें हमारे कुछ टॉपिक्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें हमने मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उन्हीं को ही देखा था। जो टॉपिक्स हैं हर बार जो रिपीट होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर है उनमें आपको बेंट रूल बताया था, एटॉमिक इन्वर्जन बताया था, VSPR थ्योरी तो हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में देखी थी। उसके बाद हमने इसमें बेंट रूल देखा था, एटॉमिक इन्वर्जन देखा था, पिरामिडल इन्वर्जन देखा था और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग देखी थी। ये सब हमने पहले जो लास्ट लेक्चर है उनमें देखे थे। अब इससे आगे हम जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको जितना भी मैटर मिल रहा है आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी आपको जो नोट्स फॉर्म में भी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप उन सभी चीज़ों के प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितने भी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं उनको कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि कोविड की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है। इस ड्यूरेशन में भी हम अपने आप को सेव करके घर पे सुरक्षित रख सकते हैं। अपना और अपने परिवार का स्टूडेंट्स विशेषकर ध्यान रखिए। अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमें। आपको आवश्यक हो किसी कारणवश तभी आप बाहर जाएं, अन्यथा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है वो बनती जा रही है। तो हमें केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है कि हम इस टाइम पे भी घर पे रह कर के भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, जिससे कि आने वाले टाइम अगर एग्ज़ाम होंगे हमारे तो उस समय हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा जो एक स्टडी का रूटीन है वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस लेक्चर में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, जिसके हम कॉन्सिक्वेंस देख रहे थे। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं। देखो, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग अगर बढ़ेगी तो उसके अंदर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग अगर बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग गिव द प्लेनरिटी ऑफ द कंपाउंड। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता है। इसके अलावा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। डी पाई पी पाई जो बॉन्डिंग होती है वो एसिडिक नेचर जो होता है कंपाउंड का उसको भी एक्सप्लेन करती है। फोर्स कांस्टेंट आल्सो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में हमें ये सारे पॉइंट्स है वो ध्यान रखने हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और जो कंपाउंड की प्लेनरिटी है वो बढ़ जाती है। फोर्स कांस्टेंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ हम इस डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को देखने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें हम एक तो लेते हैं ट्राइसिलियन एमीन और एक तरफ लेते हैं ट्राई मिथाइल एमीन। ट्राइसिलियन एमीन जो है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्राई मिथाइल जो एमीन होती है उसके अंदर हम देखेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। देखो, sp2 जो इसमें है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ट्राईगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, बट इन ट्राई मिथाइल सीलियन जो है ट्राई मिथाइल एमीन पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, विच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। इसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों होती है उसको हम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये हमने इसमें ट्राइसिलियल एमीन जो है उसकी स्ट्रक्चर बना रखी है और ये स्ट्रक्चर बनी हुई है ट्राईगोनल प्लेनर। देखो, आपको दिख रही है किस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनी है।
इसमें बीच में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और दोनों तरफ सिलिका जुड़ी हुई है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको हम TBP स्ट्रक्चर कहेंगे। ट्राइगोनल के प्रत्येक इस पे कॉर्नर पे सिलिका प्रेजेंट है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें सेंटर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 3 सिलिका प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, एक Lp प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब ये जो Lp है ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल के Lp यहाँ भी हो सकता है और ये Lp यहाँ भी हो सकता है, दोनों ऑर्बिटल्स में से किसी में भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर ये यहाँ प्रेजेंट है तो सिलिका के पास वैकेंट कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, d ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, ये जो बता रखा है। इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये वैकेंट d ऑर्बिटल और ये Lp जो है उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में प्रेजेंट लॉन पेयर और वैकेंट d ऑर्बिटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी, d पाई p पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। ये बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास जो Lp प्रेजेंट था वो बॉन्ड बनाने में फॉर्म हो गया, बॉन्ड बनाने में काम आ गया, इसलिए जो इनकमिंग प्रोटॉन होगा उस इनकमिंग प्रोटॉन के लिए ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइसिलियन जो एमीन होती है उसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है, लेस बेसिक होती है एज़ कम्पेयर टू ट्राईमिथाइल एमीन, क्योंकि ट्राईमिथाइल एमीन में d पाई p पाई बॉन्डिंग नहीं होती, जिसके कारण ईजीली इनकमिंग प्रोटॉन के लिए आने वाला जो प्रोटॉन है उसके लिए इनकमिंग जो लॉन पेयर है वो अवेलेबल हो जाएगा। देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द d पाई p पाई बॉन्डिंग ट्राइसिलियन एमीन is a trigonal planar structure and it is less basic than the trimethylamine because the lone pair and nitrogen atom is delocalized in between the p and d orbital, and this Lp is part of the d pi p pi bonding. So the Lp are not easily available for the incoming proton, incoming proton के लिए easily available नहीं होता, and the bond angle of the tricilial amine greater than the trimethyl amine. ये है जो हम एक d पाई p पाई बॉन्डिंग का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि किस तरह से इनके अंदर बॉन्डिंग होती है। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वॉस डायग्राम। देखो वॉस डायग्राम क्या होता है, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है और ये रिपीट होके आता है। वॉस डायग्राम जो है हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल दोनों में डिस्कस करते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है वो ट्राई एटॉमिक में पूछा जाता है। ट्राई एटॉमिक में क्या होता है, वॉस डायग्राम है क्या, एनर्जी लेवल को बताता है, ज्योमेट्री को बताता है, किस तरह से बताता है, वो हम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। देखो वॉस डायग्राम इज ए कोरिलेशन डायग्राम, कोरिलेटेड एंड द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कैसा डायग्राम होता है ये, कोरिलेशन डायग्राम होता है और कोरिलेटेड होता है किससे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से। वॉस डायग्राम आल्सो नोन एज द एंगुलर कोऑर्डिनेट डायग्राम एंड एंगुलर कोरिलेशन डायग्राम है वो भी इसको कहा जाता है। व्हेन वॉस कोरिलेटेड चेंज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज होती है बिटवीन रेफरेंस ज्योमेट्री हाई सिमेट्री एंड डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर लो सिमेट्री। वॉस डायग्राम जो है उसमें दो हम बात करेंगे कि जो किस किस के बीच में बनाया जाता है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और हाई सिमेट्री एंड लो सिमेट्री के बीच में वॉस डायग्राम है वो ड्रॉ किया जाता है। हाई सिमेट्री क्या है, लो सिमेट्री क्या है, बॉन्ड एंगल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसके बीच में है। हम जनरली कह सकते हैं कि वॉस डायग्राम जो बनता है वो जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वॉस डायग्राम किस किस के बीच में बनाया जाता है, ये वॉस डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। तो इसमें हम यहाँ तो ले लेते हैं बॉन्ड एंगल, यहाँ तो लेते हैं बॉन्ड एंगल को ले लेते हैं और इधर हम लेते हैं एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी लेते हैं। इसी तरह से इधर भी हम क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी को लिया जाता है। देखिए ये बनता है इस तरह से वॉस डायग्राम।
एनर्जी ऑफ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है इसमें, दोनों तरफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेते हैं। और बॉन्ड एंगल जो होता है, अब बैंड शेप होगा तो बॉन्ड एंगल 90 और लीनियर शेप होगी तो 180 डिग्री। वोच डायग्राम इज यूज फॉर द मेकिंग द क्विक प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट अबाउट द ज्योमेट्रीज ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो होती है उनको प्रेडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। देखो किस तरह से इसका यूज होगा। ये वोश फर्स्टली रिलेटेड द मॉलिकुलर शेप with its the electronic structure. According to Bosch, the shape of molecule in the given structural class are determined by the number of valence electron. सबसे पहले मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर निकालने के लिए उसकी क्लास और उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल से दैट ए molecule adopt the geometry according to relating stability of the HOMO. If stability of HOMO band structure is higher than the linear structure, then adopt the band structure. अगर HOMO जो है उसमें स्टेबिलिटी बैंड स्ट्रक्चर की हायर देन द लीनियर स्ट्रक्चर, देन क्या होगा, बैंड स्ट्रक्चर जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी। एंड इफ़ द स्टेबिलिटी ऑफ द HOMO लीनियर स्ट्रक्चर इज हायर देन द बैंड स्ट्रक्चर, देन अडोप्ट द लीनियर स्ट्रक्चर। ये आपको हमें ध्यान रखना है कि अगर स्टेबिलिटी HOMO की लीनियर स्ट्रक्चर में हायर है तो उस समय मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगा, और यदि स्टेबिलिटी ऑफ द HOMO बैंड स्ट्रक्चर में हाई है तो उस समय जो मॉलिक्यूल है वो बैंड स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करेगा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं वोच डायग्राम। देखो वोच डायग्राम क्या है। वोच डायग्राम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर, ये हम सबसे पहले बात करेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें AH2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब AH2 में एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं H2O और दूसरा लेते हैं BeH2। जो H2 होता है उसके लिए जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C2V। कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, C2V। ये हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट ग्रुप जो होता है वो C2V प्रेजेंट होता है। और जब BeH2 लेते हैं तो पॉइंट ग्रुप होता है D∞H। कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है, D∞H। D∞H पॉइंट ग्रुप होता है। For the formation of AH2 molecule and the central atom, a second period element is assumed to have. AH2 molecule के बनाने के लिए सेंट्रल एटम जो A है वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज अज्यूम टू हैव S, मानते हैं ऐसा कि S, P, Px, Py और Pz ऑर्बिटल इन बैलेंस सेल, whereas each hydrogen atom is allowed only a single orbital 1s to form a sigma bond. तो टोटल कितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं LCO मेथड के द्वारा फॉर्मेट करते हैं। 6 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होंगे और LCO मेथड से 6 एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि काई इक्वल टू क्या होता है, A1 1sH1 होता है, H के लिए ले रहे हैं, A2 1sH2 हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन हम जो यूज करें उसमें 1H और 1 2 दो ही हो सकते हैं। इसके अलावा A3 2s और A4 2px ले सकते हैं, A5 2py ले सकते हैं और A6 2pz ले सकते हैं। इस तरह से 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। 2 हाइड्रोजन के करते हैं, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल 2s का करता है और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो p के पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन लीनियर मॉलिक्यूल AH2 मॉलिक्यूल जो होता है BeH2 बैलेंस द D∞H, उसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है D∞H।
पॉइंट ग्रुप जो होता है डी इनफाइनाइट एच, क्वालिटेटिव मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन लीनियर AS2 फॉर्म A and 2H and the 2px and 2py atomic orbital. Ignore the since they are perpendicular the bond and the non bonding. इसमें जो लीनियर बनेगा उस समय px और py एटॉमिक ऑर्बिटल को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं बॉन्ड के। जो Be होता है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि C कितने इलेक्ट्रॉन रखता है 1s2 और 2s2। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 1s1, और इसी हाइड्रोजन के पास भी कितने होंगे 1h1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं हमारे पास? Be के पास 4, एक हाइड्रोजन के पास 1, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1, टोटल इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो गए 6। लेकिन अगर हम Be के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करें तो 2 और 2 हाइड्रोजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट से बता रखा है कि ये किस तरह से बॉन्डिंग करता है। देखिए इसमें हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? BeH2 की बात कर रहे हैं, जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है। BeH2 के अंदर जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर Be2 जो होता है उसको इधर की तरफ हम क्या लेते हैं Be। इधर हमने क्या लिया है? इधर Be लिया है और इधर H2 लिया है। H2 के पास 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे तो बॉन्डिंग को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जब इसका भी बॉन्डिंग Be का 2s जो है बॉन्डिंग और इसका आपस में मिलेंगे तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और बॉन्डिंग ऑर्बिटल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग ले लें और इसका भी एंटी बॉन्डिंग ले लें तो बॉन्डिंग के साथ में बॉन्डिंग ओवरलैप कर जाएगा और एंटी बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग। इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है वो 2 सिग्मा जी, इसके लिए सिंबल यूज़ किया है 1 सिग्मा यू। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे ही 2s बॉन्डिंग और इसका भी बॉन्डिंग, तीनों इसका एंटी बॉन्डिंग ले ले, इसका बॉन्डिंग, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब जो P होता है, जो P है वो P है उसके पास कितने प्रेजेंट है? PZ, PX और PY। तो हमें पता है कि PX और PY जो है वो तो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, नॉन बॉन्डिंग हो गया। क्योंकि क्यों होता है नॉन बॉन्डिंग? क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो इसलिए केवल PZ पार्टिसिपेट करेगा। और PZ जो पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए सिंबल क्या होगा 2 सिग्मा यू। और ये किस तरह का बनाएगा कि हाइड्रोजन जो है इसका वो इस तरह से बॉन्डिंग करे, ये इस तरह से करे, तो कौन सा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो किसके लिए हमने देखा है? ये हमने देखा है BeH2 के लिए। किसके लिए देखा है हमने? BeH2 के लिए। बैंड BeH2 मॉलिक्यूल बिलोंग द C2b पॉइंट ग्रुप जो प्रेजेंट होता है एंड क्वालिटेटिव मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बैंड BeH2। ये जो डायग्राम बना रखा है ये क्वालिटेटिव डायग्राम है, इससे BeH2 के फॉर्मेशन का पता लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये हम देते हैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए H2O के लिए। तो देखो जैसे हमने Be के लिए लिया है वैसे ही हम H2O के लिए बात करेंगे। तो H2O में देखेंगे H2O के पास इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इधर हाइड्रोजन वही 2 हाइड्रोजन लेंगे, इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस समय हमें कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? बैंड, इसके अंदर बैंड शेप बनेगी। तो ये ऑक्सीजन, इसके हाइड्रोजन 2 और इसका एक ऑक्सीजन आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम 2A1। क्या सिंबल यूज कर रहे हैं? 2A1। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि 2s जो है वो तो बैंड शेप में ले लेंगे और इधर हम ओवरलैपिंग कराएंगे किसके साथ में? P के साथ में, PZ के साथ में। तो PZ इस तरह से बना लिया और इसके लिए ओवरलैपिंग कराएंगे तो 1B2 जो है वो बन जाएगा। उसके बाद इसमें ओवरलैपिंग करवाई है 2px की, तो 2px जो परपेंडिकुलर द प्लेन होता है तो इस तरह से होगा और ये बैंड शेप में ओवरलैपिंग करेगा तो ये बन जाएगा। फिर नॉन बॉन्डिंग जो होता है वो px होता है। py जो होती है वो एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो होगा 4A1 एंड 2B2। कौन कौन से सिंबल यूज कर रहे हैं? 4A1 और 2B2। इस तरह से इसके अंदर सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे
कि ये जो हम वोस डायग्राम बना रहे हैं, ये वोस डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से है। देखो वाटर मॉलिक्यूल में पहला सिंबल हमने 2a1 लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। दूसरा सिंबल हमने 1b2 लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। तीसरा हमने 3a1 लिया, उसमें 2 प्रेजेंट, और फिर 1b1 लिया, फिर 2 प्रेजेंट। देखो इसके अंदर क्या बताया है। पहला हमने 90 वाली बात की और 180 डिग्री की। 90 कब होगा? जब बेंट होगा, और उसके लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा? C2V। लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डी इनफाइनाइट H। इसके लिए 2a1 से 2 सिग्मा G, 1b2 से क्या बनेगा? 1 सिग्मा U। ये हम बना के आ चुके सारे सिंबल। उसके बाद 3a1 से क्या बन रहा है? 1 पाई UX। 1b1 से क्या बन रहा है? 1 पाई UY। 4a1 से क्या बन रहा है? 3 सिग्मा G। 2b2 से क्या बन रहा है? 2 सिग्मा U। अब ये एनर्जी कभी ज़्यादा बन रही है, कभी कम बन रही है, ये डिपेंड करेगी, आगे हम डेल्टा ही निकालेंगे ना, उस पर डिपेंड करेगी किस तरह से ये एनर्जी का लेवल है वो कम ज़्यादा होता है। तो देखिए अपन नेक्स्ट बात करेंगे 4AH2 मॉलिक्यूल। देयर आर 2 कॉन्फ़िगरेशन। AH2 जो मॉलिक्यूल होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लीनियर होगा, और दूसरे की बात करें तो बेंट होगा। देयरफॉर अप्रोक्सीमेट एनर्जी वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द कंपैरिजन फॉलोइंग वे। देखो उस समय दोनों की एनर्जी लगभग अप्रोक्सीमेट लगभग सेम मानते हैं कि वोस डायग्राम में लीनियर शेप ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, और बेंट शेप, दोनों के मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेट सेम होती है। लेकिन वोस डायग्राम के थ्रू जब निकाला गया तो उस एनर्जी में कुछ डिफरेंस आया। वो डिफरेंस क्या था उसको हम देख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ द 2 सिग्मा G लीनियर एंड द 2a1 बेंट। सबसे पहले लीनियर का तो 2 सिग्मा G, और बेंट का क्या ले रहे हैं? 2a1। उस समय एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो देखो हमने इसके अंदर लीनियर में क्या लिया? लीनियर में 2 सिग्मा G और 2a1 का कॉम्बिनेशन हुआ तो 2 सिग्मा G ये बनेगा। उस समय देखो ये जो कॉम्बिनेशन है वो लीनियर फॉर्म में हो रहा है। कैसे फॉर्म में हो रहा है? लीनियर फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ देखो बेंट शेप में हो रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू उसके, एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये तो बेंट शेप में है। तो इस समय E1 का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा एच कंपेयर टू E2। देन क्या कहेंगे? डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखो इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में कहा है कि इन लीनियर स्ट्रक्चर ओनली s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग, बट इन बेंट स्ट्रक्चर s ऑर्बिटल एज वेल एज p ऑर्बिटल आल्सो टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग। ड्यू टू दिस एनर्जी इज बेंट स्ट्रक्चर विल बी रिलीज। देखो लीनियर शेप में तो केवल s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। हमने देखा ना तीनों के तीनों कैसे हैं, ये भी s है, ये भी s है, ये भी s है। ये हाइड्रोजन के s है दोनों के दोनों, और ये बीच वाला किसका s है? Be का s है। तीनों ही s पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो s है सॉरी, ये जो s है ये तो है हमारे पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये भी किसका है? हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है वो किसका है? Be का। इसके अंदर ये जो है वो है हाइड्रोजन का, ये भी किसका है? हाइड्रोजन का। और ये वाला जो ऑर्बिटल है वो किसका है? p ऑर्बिटल का। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ द 1 सिग्मा U लीनियर एंड 1 सिग्मा B। देखो इसके अंदर B2 बेंट में क्या होता है? इसके अंदर देखो इसमें एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो रही है, और इसके अंदर E2 माइनस E1 करेंगे तो इसमें वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब्ड हो रही है। अब देखिए इधर इसमें देखो सारे के सारे जो है वो लीनियर फॉर्म में ओवरलैपिंग कर रहे हैं एक ही फेज में, चाहे पॉजिटिव कर रहे हो चाहे नेगेटिव कर रहे हो, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो रही हो। यहाँ देखो ओवरलैपिंग होगी लेकिन कैसी होगी? यहाँ बेंट शेप प्रेजेंट है
तो पूरा ऑर्बिटल उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएगा, तो पुअर ओवरलैपिंग होगी। पुअर ओवरलैपिंग होगी तो एनर्जी हमें बाहर से एब्जॉर्ब देनी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब डेल्टा ई का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द 1 सिग्मा पाई यू एक्स लीनियर एंड 3a1 बैंड। देखो E2 डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, डेल्टा ई बराबर क्या होगा, नेगेटिव। तो 1 पाई यू एक्स 3a1, इसमें जब ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग की कहीं संभावना ही नहीं दिख रही, क्योंकि हमें पी ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है और उसके साथ में ये जो है ये इस तरह से प्रेजेंट है। ओवरलैपिंग इस तरह से थोड़ी होगी, नहीं होगी, इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए जो है E1 जो है उसका मान क्या होगा, ओवरलैपिंग करानी है, तो ओवरलैपिंग लीनियर में क्या होगा, तो इसके लिए जबकि बैंड शेप जो होगा उसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसके लिए एनर्जी चाहिए, इसके लिए एनर्जी कम है, तो E1 माइनस E2 करेंगे तो ये मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देखो इन लीनियर स्ट्रक्चर एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट बी, in linear structure atomic orbital cannot adjust to each other, but in band structure atomic orbital are easily overlap, so energy is released। देखो लीनियर स्ट्रक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट बी एडजस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास ही नहीं आ रहे, लेकिन बैंड स्ट्रक्चर में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो डेल्टा ई का मान नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब देखो 4th नंबर में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द 1 पाई यू एक्स, और ये तो लीनियर का है, और ये दूसरा जो है वो है बैंड का 1p1। ये जो है ये आपके पास है डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, E1 माइनस E1 नहीं है, E2 माइनस E1 है ना, ये 2 है, तो डेल्टा ई का मान 0। देखो आपको दोनों स्ट्रक्चरों से दिख रहा होगा बॉन्डिंग, दोनों के अंदर ओवरलैपिंग है ही नहीं, दोनों केस के अंदर चाहे लीनियर हो चाहे बैंड हो, दोनों के अंदर ओवरलैपिंग होती नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो बॉन्डिंग बनेगा और ना ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब ना बॉन्डिंग होगी, नहीं तो ना तो एनर्जी रिलीज होगी, ना ही एनर्जी गेन होगी। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे तो डेल्टा ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द 3 सिग्मा जी, 3 सिग्मा जी लीनियर का है, 4a1 किसका है, बैंड का है। तो देखो इसमें क्या होगा, 3 सिग्मा जी जो है इसमें ओवरलैपिंग एस के बीच हो रही है, और इसमें ओवरलैपिंग जो हो रही है पी और एस दोनों के बीच में हो रही है, तो इसके अंदर जो E1 का मान है वो ज़्यादा हो गया, सॉरी कम हो गया, और इसके अंदर E2 का मान ज़्यादा हो गया, तो E2 माइनस E1 करेंगे, डेल्टा ई का मान पॉजिटिव। 3 सिग्मा जी of orbital linear structure in the anti-bonding structure, but in the band structure the energy of 4a1 high due to high overlapping in the anti-bonding। देखो यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग, लेकिन इस वाले एंटी बॉन्डिंग के अंदर ओवरलैपिंग अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इसके। तो इसके लिए क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल प्रेजेंट है और s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए ये ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, तो E2 का मान ज़्यादा होगा। E2 का मान ज़्यादा तो E2 माइनस E1 करेंगे तो डेल्टा ई का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द 3 सिग्मा यू। फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा यू की बात करें तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं इसमें 2 सिग्मा यू लीनियर और 2b2 बेंट होता है। अब इसमें देखो E2 माइनस E1 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब E1 का मान क्या है, ज़्यादा है। अब E1 का मान ज़्यादा कैसे है, देखो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो लीनियर फॉर्म में हो रहा है, लीनियर फॉर्म में हो रहा है, चाहे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हो, लेकिन इसके अंदर 1b2 जो होता है उसके अंदर बैंड शेप में होता है। बैंड शेप में जब ओवरलैपिंग होती है तो उस समय क्या होगा, पुअर ओवरलैपिंग होगी, पुअर हो रही है, ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही। इसका मतलब 2 सिग्मा यू ऑर्बिटल ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर इज हायर एज कम्पेयर टू 2b2, क्योंकि इसमें तो हो ही नहीं रही, ओवरलैपिंग हो ही नहीं पा रही, पुअर ओवरलैपिंग है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसके अंदर जो एनर्जी का मान है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब डेल्टा ई का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1। अब देखो ये जितने भी हमने फॉर्मेशन बैंड में और लीनियर में देखे हैं, ये सारे फॉर्मेशन है ना
जो हमने इनिशियली ये डायग्राम बनाए थे, ये 2 डायग्राम हमने देखे थे। ये हमने एक डायग्राम देखा था BeH2 का, और ये पहला डायग्राम अपना था BeH2 का। उसमें किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, किस तरह से सिंबल यूज किया, वो सब चीज़ें हमने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट देख ली है। ऐसे ही हम दूसरा डायग्राम देखा था वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बैंड शेप में बनता है और BeH2 को लीनियर शेप में बनता है। तो हमने ये जितने भी फॉर्मेशन देखे हैं, ये सारे फॉर्मेशन किसको डिनोट कर रहे हैं, बैंड और लीनियर दोनों शेप को बता रहे हैं। तो वोज डायग्राम देखो क्या कहता है। वोज डायग्राम कह रहा है कि अगर H2 मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 तरह की स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, 2 तरह की ज्योमेट्री। एक उसकी हो सकती है कि वो बैंड शेप में प्रेजेंट हो, दूसरी हो कि लीनियर शेप में प्रेजेंट हो। अब वो डिपेंड करेगा उसकी एनर्जी के ऊपर कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, और स्टेबिलिटी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा कम है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको स्टेबल मान करके उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। इस तरह से वोज डायग्राम जो होता है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी की बात करता है, या हम कह सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है कौन स्टेबल होगा और कितने ऑर्बिटल्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी क्लास क्या होगी, उसकी बैलेंस क्या होगी, और कौन ज़्यादा मोस्ट वो इफ़ेक्टिव है, कौन सा ज्योमेट्रिकल होमो होगा, कौन सा बैंड शेप में स्टेबल होगा और कौन सा लीनियर शेप में स्टेबल होगा। इस तरह से वोज डायग्राम जो होता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर हम कंप्लीट इनको देख सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ है वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होगी। यहाँ तक का जो मैटर मैंने आपको बताया है वो एक्सप्लेन हो गया, अच्छे से मैंने कर दिया एक्सप्लेन, उसको आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो जब तक कि आप इस लेक्चर को आप देख के अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर किए और अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए लगातार। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।